Good morning, students. I hope you are good and healthy. Welcome to the daily current affair and class with सिद्धि परीक्षा. आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही है और साथ के साथ देख लेते हैं कि आज के कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हम कवर करेंगे. सो आज का बेसिकली मेनली फोकस हमारा रहेगा 3+3 पे. अब ये 3+3 क्या है? 3 क्वेश्चंस हम लेंगे और 3 कॉन्सेप्ट लेंगे. होमवर्क आज कोई नहीं मिलेगा, सो चिल कर लो आज के लिए, ठीक है. बट जो ये 3 क्वेश्चन और 3 हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इसके बारे में जरूर पढ़ लेना, राइट. अब जो 3 कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं वो 3 अलग अलग फील्ड का क्वेश्चन होगा. पहले हम लेंगे डिफेंस लाइन से. डिफेंस लाइन से एक एक्सरसाइज अभी न्यूज में आई है इंडिया और जापान के बीच में, बहुत इंपॉर्टेंट है. एक्सरसाइज का नाम देखेंगे, किससे रिलेट करती है, ये मिलिट्री से रिलेट करती है, एयरफोर्स से, मैरीटाइम से, वो देखेंगे. उसके बाद हम एक रिपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे. रिपोर्ट बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है. रिपोर्ट किसने पब्लिश करी? इंडिया की रैंकिंग के रिपोर्ट में टॉप कंट्रीज कौन सी रिपोर्ट में रही है, ठीक है. सो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट आई है, किसने पब्लिश करी है इसको देखेंगे और लास्ट में लोकेशन वाला क्वेश्चन देखेंगे. इससे हमारी ज्योग्राफी कवर हो जाएगी, ठीक है. सो हर एक लाइन का क्वेश्चन देखते हुए चलेंगे और पहला क्वेश्चन जो आपके सामने आता है वो ये आता है. सो क्वेश्चन भी पहला लोकेशन बेस्ड ही है. अभी रिसेंटली एक लेक आपको न्यूज में दिखी है, ठीक है. सो जो ये लेक है आपको बताना है, इस इमेज से आप गैस कर सकते हो. स्टोरी भी मैं आपको पूरा बताते हुए चलूंगा, बट आपको अभी क्या बताना है क्वेश्चन में कि जो ये पनामा लेक है ये कहां पे है सिचुएटेड, कौन सी स्टेट में सिचुएटेड है, इंडियन कौन सी स्टेट है वो. 4 ऑप्शन आपके सामने, आंसर आपको बताना है और मैं बता देता हूं कि ये न्यूज में क्यों था. तो अभी क्या हुआ था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से एक वो रिसर्च हुई थी और वो रिसर्च करते करते उनको क्या पता चला, रिसर्च करते करते उनको पता चल गया कि हाँ भाई यहाँ पे एक रॉक शेल्टर पेंटिंग फाउंड हुई है, ठीक है. सो रॉक शेल्टर पेंटिंग यहाँ पे फाउंड हुई थी और इसीलिए ये अभी न्यूज में बना हुआ था. तो आपको बताने कि ये लेक कहाँ पे सिचुएटेड है. सो इसके बारे में जल्दी बताइए कि ये लेक कहाँ पे है, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं. पेंटिंग जो यहाँ पे फाउंड हुई है ना, इस तरीके की पेंटिंग्स फाउंड हुई है. ऑल तो ये सेम पेंटिंग नहीं है बट दिखाने के लिए कि कैसी पेंटिंग्स फाउंड हुई है. सो रॉक्स पे जो पेंटिंग बनाई जाती है उनको रॉक शेल्टर पेंटिंग बोलते हैं. 2500 ईयर्स पुरानी ये पेंटिंग है. ये कौन सी स्टेट में है लेक? ये लेक है कर्नाटका स्टेट में. सो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन यहीं से बन सकता है, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है. सो इस चीज को याद रखना, इस लोकेशन को याद रखना. दूसरा क्वेश्चन भी आपको थोड़ा सा लोकेशन पे बेस्ड है. एक किला है, नाम 3 अलग अलग है, ठीक है. सो इसको पुराना किला आप बोल लो, चाहे इसको ओल्ड किला बोल लो, चाहे इसको आप, क्योंकि मुस्लिम टाइम में बना था, चाहे आप इसको बोलो किला ए कोहिना, किला ए कोहना बोल लो, चाहे आप इसको. 3 नाम अलग अलग है. बस आपको ये बताना है कि ये किला अभी न्यूज में आया था. न्यूज में क्यों था ये मैं बताऊंगा, बट किला ये अभी न्यूज में आया था. बट आपको इसके बारे में बताना है कि कौन सी रिवर के बैंक पे बना हुआ है, ठीक है. अब देख पा रहे हो इस टाइप का एक किला है, कहां पे है ये? हिंट दे दूं? चलो हिंट दे देता हूं मैं आपको. हिंट ये है कि ये किला न्यू दिल्ली में है. ये किला न्यू दिल्ली में है, न्यू दिल्ली के आसपास ये किला है. अब आप आधे ऑप्शंस को तो एलिमिनेट कर पाओगे यहाँ पे, ठीक है. बट ये एग्जाम में नहीं मिलेगी, ठीक है, ठीक है. थोड़ा हिंट देने वाली. सो न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है. बताइए ये कहाँ पे है. अब इसके बारे में थोड़ी सी बात हो अगर मैं करूं आंसर बताने से पहले. सो ये किला मैंने बताया जैसे कि, क्योंकि इसे किला कोहना भी बोलते हैं. सो ये मुस्लिम्स के टाइम पे बनाया गया था. उस टाइम पे रूलर जो थे, मुस्लिम रूलर, वो हुमायूं थे और शेरशाह सूरी भी इंक्लूड थे, कि इनके टाइम में ये बनाया गया था. और ये अच्छी एक इमेज रिफ्लेक्ट करता है ऑफ इंडिया. किसकी इमेज रिफ्लेक्ट करता है? इस्लामिक और हिंदू, हम, ठीक है. इस्लामिक और हिंदू आर्किटेक्ट की ये क्या करता है? इमेज शो करता है. इसमें कुछ इसमें कुछ ऐसे डिजाइन है जो इस्लामिक डिजाइन है, कुछ ऐसे डिजाइन है इसमें जो हिंदू डिजाइन है. सो ये दोनों को जोड़ के बनाया गया किला है ये. अब अगर मैं बताऊं ये कौन सी रिवर की बैंक पे करता है, सो आप न्यू दिल्ली का नाम सुन के कृष्णा रिवर तो यहाँ पे आराम से काट सकते हो, साथ के साथ नर्मदा रिवर भी काट सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि दिल्ली और इसका कुछ लेना देना नहीं आपस में. साथ के साथ में आप गंगा को भी काट सकते हो और आंसर बचता है आपके पास यमुना. सो यमुना इज द राइट आंसर टू द क्वेश्चन, ठीक है. और इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले देख लेते हैं न्यूज में क्यों था. सो अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक स्कीम है. अब क्या हुआ ना कि एक स्कीम लॉन्च करी गई थी वर्ल्ड टूरिज्म डे के टाइम पे. वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जाता है 27 सितंबर में. सो 27 सितंबर 2017 में एक स्कीम को लॉन्च किया गया था, एडोप्ट हेरिटेज साइट्स वाली स्कीम्स को, ठीक है. अब ये जो स्कीम है इसको बिल्कुल ध्यान से समझते हुए चलेंगे. सो एडोप्ट हेरिटेज स्कीम है, इसको लॉन्च किया गया था कब? 27 सितंबर 2017 को. अब इसका एरो यहां पे लगा दो, ठीक है. अब वर्ल्ड टूरिज्म डे होता है, यहां पे इंपॉर्टेंट डेट्स का क्वेश्चन है वो आपको याद रखना, ठीक है. सो इंपॉर्टेंट डेट्स यहां पे ये याद होगी, 2017 में इसको लॉन्च किया. ये लॉन्च क्यों किया गया था? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी जो हेरिटेज साइट्स हैं वो सेफ रहें. इसीलिए उनको सेफ रखने के लिए, क्योंकि ज्यादा प्रेशर, सारा प्रेशर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पे ना पड़े, तो वो थोड़ा सा प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कुछ प्राइवेट प्लेयर्स को भी लेके आए और उनको
इनको बोला कि भैया तुमको क्या करना है, इस आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इस इंपॉर्टेंट साइट्स को क्या करना है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बोला आपको इनको प्रिजर्व करके रखना है, ठीक है। और इसी के साथ साथ अभी एक चीज जो आपको याद रखनी है, वो रखनी है 2023 वाली चीज। सो 2023 में क्या हुआ था, इसका वॉल्यूम 2.0 बोलते हैं ना, किसी की 2 वेब सीरीज आई हैं, कि पहली स्कीम कौन सी आई थी, 2017 में ही आई थी। इसी स्कीम को क्या किया, इसी स्कीम को आगे लेके आए और इसका नाम रख दिया गया अडोप्ट हेरिटेज 2.0। तो 2.0 क्यों, क्योंकि इसकी दूसरी वॉल्यूम है। अब इस स्कीम में क्या हुआ, इस स्कीम का भी वही मेन एम था कि भैया हमारी विरासत भी रहनी चाहिए, साथ के साथ विकास भी होना चाहिए। तो विरासत और विकास क्या हुआ था, मेन एम इसका था कि विरासत जो हमारे बुजुर्गों ने, हमारे जो यहाँ पे इंडिया पे रहने वाले पुराने रूलर्स थे, उन्होंने जो विरासत दी है उनको प्रिजर्व करके हम विकास करेंगे अपना, ठीक है। सो रिसेंटली ये किसको दिया गया है, ये नाम भी आप याद रख सकते हो। सो रिसेंटली क्या है, सभ्यता फाउंडेशन ऑफ द दलामिया ग्रुप, इनको दी गई है ये जो ओल्ड फोर्ट है ना, ये जो ओल्ड फोर्ट दिल्ली वाला फोर्ट है, इनको क्या दी गई है इसकी कि भैया अब तुम इसकी रक्षा करो, ठीक है, अब तुम इनको क्या करो, प्रिजर्व करो, ठीक है। सो ये है स्कीम्स, इस स्कीम के अंडर दिया गया। और ये स्कीम किसके अंडर आती है, वर्ल्ड टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंडर आती है ये। अब ये सारा यहाँ पे हो चुका है खत्म, किला, पुराना किला बोल लो इसको या फिर ओल्ड फोर्ट बोल लो, कहानी यहाँ पे हो चुकी है इसकी खत्म। और इसके साथ देखते हैं, मैंने कल एक आपको होमवर्क दिया था, अब वो होमवर्क का क्वेश्चन था, मैंने बताया था कि इस क्वेश्चन को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि ये क्वेश्चन है क्या, ठीक है। सो अब इस पे आपको टाइम नहीं है तो आंसर मैं बताने लगा हूं कि इसका आंसर क्या है। अगर आपने सही गैस किया तो बिल्कुल सही है। सो ये क्वेश्चन था एक साइक्लोन को लेके, वो साइक्लोन हिट हुआ एक आइलैंड पे। अब वो आइलैंड का नाम क्या है, बेड आउट आइलैंड। अब साइक्लोन का नाम क्या है, साइक्लोन ILSA, इसला। तो साइक्लोन जो ये इसला है यहाँ पे ये हिट हुआ है, ठीक है। इसकी स्पेलिंग को मैं लिखूं तो आई, फिर एल आ जाता है, फिर एस आ जाता है, फिर ए आ जाता है। अब आज मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इतनी बात बताने जा रहा हूं कि आपको आज के बाद पता लग जाएगा कि साइक्लोन इसला होता क्या है। अब जो भी साइक्लोन जो इंडियन ओशन में बनते हैं, उसकी आसपास की कंट्रीज उन साइक्लोन्स की क्या करती है, नेमिंग करती है। ये बात मैं आपको बता चुका हूं। इसी के साथ जो ये साइक्लोन इसला है, इसका नेम बहुत पहले रख चुके हैं। मतलब ये साइक्लोन का मतलब है, इस साइक्लोन इस बार जब ये हिट हुआ है, ये 5th टाइम हिट हुआ है, 5 बार से ही इसका ये नाम सेम था। क्यों, क्योंकि याद रखना, जब भी आप साइक्लोन इसला न्यूज में पढ़ो तो एक चीज आपके दिमाग में हमेशा ट्रिगर हो जानी चाहिए कि ये साइक्लोन इंडोनेशिया में बनता है और जाके ऑस्ट्रेलिया की वेस्टर्न कोस्ट पे हिट करता है, ठीक है। और वहीं पे इतने ही एरिया में जो साइक्लोन बनता है, हर साल बनता है, या 2 साल में बने या 3 साल में बने, जब भी वो साइक्लोन बनेगा, वो साइक्लोन क्या होगा, उस साइक्लोन को बोला जाएगा साइक्लोन इसला। और ये बहुत ही ज्यादा सीवियर साइक्लोन है, कैटेगरी 5 का साइक्लोन है ये। और इस साइक्लोन की वजह से बहुत ज्यादा सी बर्ड्स, जो बर्ड्स ओशन के आसपास उड़ती हैं, उन बर्ड्स को भी क्या हुआ है, उनकी पॉपुलेशन को भी क्या हुआ है, अफेक्ट हुआ है। इस साइक्लोन की वजह से काफी सारी उनकी पॉपुलेशन है उनमें डिक्रीज देखा गया, ठीक है। तो इसीलिए सारा का सारा कॉन्सेप्ट न्यूज में था। तो अब से याद रखना कि साइक्लोन इसला क्या होता है, प्रॉपर इसकी डेफिनेशन है, ये दिया गया है कि जनरली वहां पे अगर कोई साइक्लोन बने तो उसको हमेशा देखा गया कि हर बार अगर वहीं पे बने तो उसका एक सेम नाम रखा जाएगा। और अब इसके अंदर कैटेगरीज होंगे। तो इस बार कौन सी कैटेगरी थी, कैटेगरी 5 थी। और ये लोकेशन का आंसर आप बता सकते हो, आंसर राइट क्या है, ऑस्ट्रेलिया राइट आंसर है, इंडोनेशिया राइट आंसर नहीं है, क्योंकि यहां पे पूछा गया था बेड आउट आइलैंड के बारे में, ठीक है। सो कंफ्यूज मत होना है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में। सो ऑस्ट्रेलिया इज द राइट आंसर टू द क्वेश्चन। अब चलते हैं हमारे कॉन्सेप्ट के ऊपर, और पहला है हमारा इंडिया और जापान की अभी एक एक्सरसाइज हुई है। एक्सरसाइज का नाम कैसे याद रखना है, बहुत ही सिंपल तरीका है, बताता चलूंगा आपको साथ के साथ, ठीक है। सो एक्सरसाइज किसकी है, इंडिया की, जापान की। कौन सी एक्सरसाइज है, मैरीटाइम एक्सरसाइज है। मैरीटाइम का मतलब इंडिया की तरफ से इंडियन नेवी पार्टिसिपेट करेगी, एयरफोर्स, साथ के साथ में इंडियन मिलिट्री का कोई भी इनरोलमेंट इसमें नहीं होगा, ठीक है। अब जो मैरीटाइम एक्सरसाइज है ये, इसका नाम है जिम्बैक्स, JIMEX। अब ये नाम कैसे रखा गया, आपको बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, इंडिया और जापान के बीच में जो मैरीटाइम एक्सरसाइज हुई थी उसका नाम क्या है, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। या फिर पूछ सकते हैं कि जिम्बैक एक्सरसाइज जो अभी हुई है 2024 में, ये कहां पे टेक प्लेस करी है, ठीक है। सो सबसे पहली बार लोकेशन देख लेते हैं। तो लोकेशन है हमारी जापान। सो इस बार क्या हुआ, इंडिया की तरफ से इंडियन नेवी कहां पे पार्टिसिपेट करी है एक्सरसाइज, जापान में करी है। सो योकोसुका जापान में क्या करी है, एक्सरसाइज पार्टिसिपेट करी है। ये एक्सरसाइज 2012 में, कब हुई थी, 2012 में
यहाँ लिख लीजिए 2012 में क्या हुई थी एक्सरसाइज, सबसे पहली बार स्टार्ट हुई थी। इस बार इस एक्सरसाइज का 8th एडिशन पार्टिसिपेट हो रहा है। इंडिया की तरफ से कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? इंडिया की तरफ से आईएनएस शिवालिक। आईएनएस शिवालिक इंडिया की तरफ से क्या कर रही है? पार्टिसिपेट कर रही है। और यहीं से आपका क्वेश्चन है, मुझे बताइए कि शिवालिक रेंज इंडिया में कौन से नेशनल पार्क है जिसमें से क्रॉस करती है, या फिर कौन से नेशनल पार्क के पास, या फिर कौन से नेशनल पार्क के फुट हिल्स में कोई अगर कोई नेशनल पार्क है या नहीं, क्योंकि मैं ये बता चुका हूं आपको, ठीक है। अब इसके साथ साथ आपको मैं बता देता हूं कि एक्सरसाइज का नाम कैसे याद रखना है, ठीक है। सो नाम कैसे याद रखना है? जापान का जे ले लीजिए, इंडिया का आई ले लीजिए, मेरे टाइम का एम ले लीजिए और एक्सरसाइज का ई एक्स ले लीजिए। यहीं से उठाते चलिए, जे यहां से ले लिया, आई यहां से ले लिया, एम यहां से ले लिया, और ये ई एक्स एक्सरसाइज का यहां से ले लिया, और ये सारा बन गया हमारा जीमैक्स। और 24 का मतलब होता है 2024 में अभी एक्सरसाइज टेक प्लेस कर रही है। और इसी के साथ ये टॉपिक खत्म। अब ये एक्सरसाइज आपको याद हो जानी चाहिए, इंपॉर्टेंट है, आ सकती है एग्जाम में। उसके बाद चलते हैं इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स को लेकर। अब इंपॉर्टेंट रिपोर्ट कौन सी पब्लिश हुई है? रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। जेंडर गैप का मतलब होता है मेल और फीमेल के बीच में कितनी ज्यादा हम इनइक्वालिटीज नहीं कर रहे, उसके ऊपर जज किया जाता है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स होता है, वो इंडेक्स क्या करता है? अलग अलग टाइप के 14 इंडिकेटर्स को लेके चलता है। कितने इंडिकेटर्स को लेके चलता है? 14, ठीक है। सो अलग अलग 14 इंडिकेटर्स को लेके चलते हैं और देखता है। अब इंडिकेटर्स कैसे कैसे होंगे, 2-3 एग्जाम्पल मैं दे देता हूं, हालांकि 14 इंडिकेटर्स नहीं पूछे जाते, ठीक है। इंडिकेटर्स कैसे हो सकते हैं? देखा जाता है कि वर्क फोर्स में कितनी वुमेन काम कर रही है, कितने मेल काम कर रहे हैं, उसके बेसिस पे जज होती है। दूसरा देखा जाता है कि पार्लियामेंट के अंदर कितनी सीट्स फीमेल के पास है, कितनी सीट्स मेल के पास है, क्या वहां पे कोई डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो रही, उसके बेसिस पे देखा जाता है। ऐसे ऐसे देखा जाता है कि एनुअल इनकम कौन ज्यादा ले रहा है, कौन कम ले रहा है। तो ये अलग अलग फैक्टर्स होता है जिसमें मेल और फीमेल के बीच में देखा जाता है कि जो जेंडर गैप है वो कितना कम हो रहा है। क्योंकि अचीवमेंट क्या करना चाहते हैं हम कि जेंडर गैप बिल्कुल ही कम हो जाए, जितना मेल को काम मिले उतना ही फीमेल को काम मिले, और हम दोनों को सेम पेज पे जज करें, ठीक है। अब यही है रिपोर्ट का मेन एम। और इस रिपोर्ट ने बताया कि अगर मैं कंट्री की कैटेगराइजेशन देखूं, सो हर साल 146 कंट्रीज, हर साल कितनी? 146 कंट्रीज के ऊपर ये रिपोर्ट पब्लिश करती है अपना डाटा। टॉप 5 कंट्रीज में देखिए, टॉप 5 कंट्रीज में जो नाम है ना, ज्यादातर इसमें स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, जैसे कि स्वीडन हो गई, नॉर्वे हो गई, फिनलैंड होगी, तो ज्यादा स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है। और हमेशा देखना कि जो हमारे ये इंडेक्स निकलता है, रिपोर्ट निकलती है ना, इसमें टॉप रैंकिंग यही कंट्रीज लेते हैं। मे बी इनकी पॉलिसी ज्यादा अच्छी होंगी या क्या सीन होगा। सो अब इंडिकेटर्स पे फुलफिल यही करिए। हमें यहां से क्या चीज याद रखनी है? पहली चीज, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, इसका नाम याद रखना है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। पहला क्वेश्चन ये बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा यहां से? दूसरा बन सकता है इसमें कि टॉप कंट्रीज किसने, मतलब टॉप किसने किया इंडेक्स में। सो टॉप किया है किसने? फिनलैंड ने, आइसलैंड ने। सो सॉरी, आइसलैंड ने टॉप किया, फिनलैंड दूसरे नंबर पे है, ऐसी नॉर्वे तीसरे नंबर पे है, न्यूजीलैंड 4th नंबर पे है, और 5th नंबर पे स्वीडन है, ठीक है। सो ये है टॉप 5 कंट्रीज। मैं तो कह रहा हूं कि अगर आपको टॉप 5 कंट्रीज का नहीं भी पता तो इंडिया की रैंक मत भूलना, क्योंकि इंडिया की रैंक कितनी आई है इस ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट में? इंडिया की रैंक आई है 129। अब यहां पे थोड़ी सी गड़बड़ होगी, क्योंकि इंडिया की जो रैंक थी ना, वो पिछले साल से क्या हुई है? गंदी रैंक आई है। पिछले साल गंदी बोल सकते हैं, इंक्रीज बोल सकते हैं, या फिर इनके जो पैरामीटर्स है वो इनको पता है, क्योंकि ये अपने ही जजमेंट में चलते हैं। अब जो इंडिया में बोलूं तो इंडिया की कितनी रैंकिंग आई है? 129 रैंकिंग आई है इंडिया की। ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब पिछले साल इंडिया की रैंकिंग कितनी थी? पिछले साल इंडिया की रैंकिंग थी 127। सो इंडिया 2 पोजीशन और ज्यादा स्लिप कर गया है और 129 पोजीशन पे आ गया है। सो 127 थी। अब अगर मैं एशिया की बात करूं तो एशिया के अंदर इंडिया की है 5th पोजीशन। अगर मैं एशिया की बात करूं तो एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया की बात करूं तो इंडिया की है 5th पोजीशन। बट यहां पे चिंता वाली बात यह है कि कंट्रीज लाइक बांग्लादेश, कंट्रीज लाइक भूटान, कंट्रीज लाइक श्रीलंका, कंट्रीज लाइक नेपाल, जो हमारे नेबर्स हैं, उनकी रैंक हमसे अच्छी है। बांग्लादेश को देख लो, चाहे आप भूटान को देख लो, चाहे नेपाल को देख लो, चाहे श्रीलंका को देख लो, उनकी रैंक इंडिया से बेहतर है, और इंडिया उनके बीच में 5th नंबर पे क्या कर रहा है? स्टैंड कर रहा है। अब ये सारा का सारा हम कर चुके हैं, खत्म। पहला पॉइंट ये याद रखना है आपको, दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है, तीसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है, ये आप नहीं भूल सकते। और 4th चीज अगर एक्स्ट्रा मैं बताऊं, सो जैसे कि ये ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट होती है, उसी बेसिस पे एक जेंडर इनइक्वालिटी रिपोर्ट भी होती है। बट वो रिपोर्ट को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम नहीं, बल्कि उस रिपोर्ट को पब्लिश करता है यूएनडीपी, ठीक है। सो ये चीज भी आप याद रख सकते हो एज एन एडिशनल पॉइंट, पॉइंट नंबर 4। और इसी के साथ चलते हैं आज के लास्ट टॉपिक पे, इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि है पेंटेनल वेटलैंड। अब ये पेंटेनल वेटलैंड अभी न्यूज में क्यों आई है? न्यूज में आई है ये इस वजह से क्योंकि यहाँ पे लगी हुई है क्या? फायर। सो यहाँ पे लिख लीजिए, न्यूज में आई है क्योंकि यहाँ पे लगी हुई है फायर। अब
फायर क्यों लगी है? क्योंकि इतनी ज्यादा गर्मी है और गर्मी की वजह से और कुछ ड्राई कंडीशंस की वजह से क्या हुआ है, फॉरेस्ट फायर यहाँ पे क्या हुई है, यहाँ पे फायर लगी हुई है। कहाँ पे? वेटलैंड में। अब ये वेटलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसकी लोकेशन देखेंगे कहाँ पे आती है। सो ये वेटलैंड की अगर मैं बात करूँ, ये पूरे वर्ल्ड की लार्जेस्ट ट्रॉपिकल वेटलैंड है। पहला पॉइंट याद रख लेना, वर्ल्ड की लार्जेस्ट ट्रॉपिकल वेटलैंड। दूसरी अगर मैं बात बताऊं कि ये कहाँ पे पाई जाती है, तो ये एक साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर कौन सी कंट्रीज में पाई जाती है? ब्राजील, बोलीविया और तीसरी कंट्री अपने हमारे पास आ जाती है पैराग्वे। ठीक है, सो ये तीन कंट्रीज आती है। बट अगर मैं तीनों कंट्रीज की बात करूं, मैंने ब्राजील के सामने 80% लिखा है। क्यों लिखा? क्योंकि इसका सबसे ज्यादा प्रोपोर्शन किस में आता है? ब्राजील में आता है। अब थोड़ा सा मैप देख लेते हैं। आप मैप में देख पा रहे हो, ये रहा ब्राजील, ब्राजील के इस तरफ है बोलीविया, बोलीविया के नीचे आ गया हमारे पास क्या? पैराग्वे। अब खुद देख के बताइए इस मैप में सबसे ज्यादा वेटलैंड का एरिया कहां पे प्रेजेंट है? ऑब्वियसली ब्राजील में। ये रेड रेड वेटलैंड है, इतना ज्यादा एरिया ये वेटलैंड का कहां पे है? ब्राजील के अंदर ही है। कुछ कुछ एरिया ये वाला किस में आ गया? बोलीविया में आ गया। ये वाला एरिया किस में आ गया? पैराग्वे में आ गया। सो तीन कंट्रीज के नाम आएंगे, बट सबसे ज्यादा 80% प्रोपोर्शन एरिया किस में है? ब्राजील के अंदर है। अगर मैं रिवर की बात करूं, सो इस पूरे वेटलैंड में से पैराग्वे रिवर या फिर उसकी ट्रिब्यूटरीज क्या करती हैं? पास करती हैं। ठीक है, अब ये वेटलैंड की अगर मैं इंपॉर्टेंट बात बताऊं, तो इस वेटलैंड में दो रामसर साइट्स ऐड होती है। रामसर साइट्स आपको पता है कि रामसर एक ईरान में जगह है। रामसर का मतलब ही क्या होता है कि वेटलैंड को प्रिजर्व करना। ठीक है, सो इसमें दो रामसर लिस्ट में इस वेटलैंड के अंदर दो स्पॉट्स ऐसे हैं। और कुछ ये पूरी वेटलैंड तो नहीं, बस इस वेटलैंड का कोई कोई हिस्सा दो रामसर में ऐड है, प्लस एक है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। सो ये पूरी वेटलैंड तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में नहीं आती, बट इसका कुछ पोर्शन ऐसा है जो यूनेस्को ने बोला गया कि वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में क्या है? थम्स अप ऐड हो चुका है। अब दो पॉइंट और इसके बारे में आपको याद रखना है। तीन पॉइंट हम याद रख चुके हैं, इसकी लोकेशन याद कर चुके हैं, हम जान चुके हैं कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट वर्ल्ड ट्रॉपिकल वो क्या है, ये वेटलैंड है। साथ में वेटलैंड का नाम हम देख चुके हैं। अब जो लास्ट दो चीजें आपको याद रखनी है, उसके बाद मैं लेक्चर को कर दूंगा वाइंड अप। सो जो लास्ट चीज आपको याद रखनी है वो ये कि 95% ऑफ इस वेटलैंड का एरिया प्राइवेट ओनरशिप के अंडर आता है। जो बचा हुआ एरिया है उसमें कैटल ग्रेजिंग की जाती है, और कैटल ग्रेजिंग यहाँ पे क्या है? एक थ्रेट है। कैटल ग्रेजिंग क्या है? यहाँ पे एक थ्रेट है। बट 95% एरिया किसके अंडर आता है? प्राइवेट ओनरशिप के अंडर आता है। और लास्ट में अगर मैं यहाँ पे एनिमल्स की बात करूँ या फिर कुछ कुछ मैं रेप्टाइल्स की बात करूँ, तो यहाँ पे जैगवार भी प्रेजेंट है। यहाँ पे प्रेजेंट होती है कौन? यहाँ पे प्रेजेंट है साइमन। अब साइमन क्या होता है? साइमन एक क्रोकोडाइल फैमिली का ही होता है, बट एक छोटा क्रोकोडाइल आप इसको लगा सकते हो, पूरा क्रोकोडाइल भी नहीं होता, बट ये क्रोकोडाइल फैमिली से बिलोंग करता है। अगर मैं बोलूं तो साइमन की यहाँ पे सबसे लार्जेस्ट, पूरे वर्ल्ड की बात करूं तो सबसे लार्जेस्ट कंसंट्रेशन जो साइमन की होती है वो यहीं पे प्रेजेंट होती है। और इसी के साथ ये सारे पॉइंट्स हम कर चुके हैं कवर, साथ के साथ में मैप भी देख चुके हैं और बिल्कुल पढ़ चुके हैं इसके बारे में कि ये क्या है। इसी के साथ क्लास को करते हैं एंड कल दोबारा मिलेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।